नमस्कार साथियों, आप सभी का रहस्य आणि शोध इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज समाज सुधार लाने के लिए बहुत सारे लोग अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही एक चैनल पर एसजे सर और मोरल टीचर इन्होंने संविधान इस विषय पर बहुत ही शानदार स्ट्रीम की है। संविधान किस तरह हमें आगे बढ़ने का सहारा देता है और यही बात किन लोगों को खटकती है, यही चर्चा इस स्ट्रीम में की गई है। आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं जो लाइव स्ट्रीम हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में विचित्र विचित्र तरह के प्राणी लोग रहते हैं। हम भारत के लोग जो कि अब तक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो जाने चाहिए थे, वो अभी डेवलपिंग में हैं। भारत जैसा देश जो इतिहास में जिसका सबसे ज़्यादा मान सम्मान अपने पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सिस्टम जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी उनके कारण पाया गया, और उसकी हालत ये हो गई है कि हम विकासशील में हैं। ठीक है ना? विकासशील में है। यहाँ का एक बहुत बड़ा तबका जो है, वो पिछले 1000 साल से किस तरह से उसको सताया गया है, किस तरह से सारी चीज़ों को ख़त्म किया गया है, और अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें बाबा साहब के अंडर में बना, तो बाबा साहब ने उन सारे पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया और सॉल्व करने का प्रयास किया। और जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो सदियों से 1000 साल से एक वर्ग तबका को जो पीछे रखा गया था, उस वर्ग तबके को बराबर पर लाने की कोशिश करता है, और इसीलिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का पूरे दुनिया में महत्व है। अब हो क्या रहा है कि आए दिन ये देखा जाता है कि जो धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ईश्वर और भगवान की तो बात आती नहीं है। जो इन्होंने एक तरफ़ा अकेले बैठ के कमरे में गपोड़ दिया और कह दिया कि ये भगवान की बानी है, तो बाकी सबको मानना है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हर वर्ग क्षेत्र उनसे सर्वे लिया गया था, उन सब लोगों से बातचीत हुई थी, पूरा एक ओवरऑल रिकॉर्ड्स थे, लोगों से मिल-जुल कर ये तय हुआ था कि क्या चीज़ें बेस्ट रहेंगी, और तब ये चीज़ें तय हुई थी। आज भी कोई बिल पास करानी होती है तो बहस होती है, और अब ये देखा जाता है कि क्या इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बिल वापस भी लेने पड़ते हैं। अगर पब्लिक को नहीं पसंद आता है या उस पर सामाजिक स्वीकृति नहीं बन पाती है, तो वापस लेने पड़ जाते हैं। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं, उनके यहाँ ऐसा कोई प्रारूप नहीं है। वो एक तरफ़ा बैठ के कमरे में जो गपोड़ दिया, उसकी जो भी मानसिक स्थिति है, उसके हिसाब से उसने जो कपोड़ दिया, अब वो आपके धर्म का हिस्सा हो गया, अब आपको उसको मानना ही मानना है, कोई सामाजिक स्वीकृति नहीं है। तो इस धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, वो समय-समय पर इनका क्या रहता है कि किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हटा दिया जाए। हटा दिया जाएगा तो पूरा हर जगह हमारा कब्ज़ा होगा। हम जो चाहेंगे वो लिखेंगे, जो कहेंगे कि ये धर्म है, उसी हिसाब से लोगों को एक तरफ़ा चलना पड़ेगा, फुल्ली डिक्टेटरशिप। तो इसीलिए बार-बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन को हटाने की बात करते हैं, उसको बदलने की बात करते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में खराबी बताने की कोशिश करते आए हैं, ऐसे भारत में हैं। अब इस स्ट्रीम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से व्यक्ति आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फिर से हम उसी मुद्दे पर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात कौन करता है? उससे किसको तकलीफ़ हो रही है? वो कौन-सा वर्ग है? भई हम कह रहे हैं कि कहीं पे लड्डू बँट रहा है, तो कोई एक ऐसा ताकतवर व्यक्ति है या वहाँ पे कोई ऐसा है जो पहले से कब्ज़ा करके रखा है, वो लड्डू पे लड्डू बटोरे जा रहा है। लेकिन जो लड्डू बाँटने वाला है, वो सोचता है कि यार बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको आज तक एक भी लड्डू नहीं मिला। तो चलो ऐसा काम करते हैं कि एक काम करो, तुम ना 50% लड्डू तुम लोग ले जाओ, 50% जो है बाकी का एक बहुत बड़ा तबका है, 80-90% जो तबका है, जो आ ही नहीं पा रहा है, उसको भी एक-एक लड्डू ना किसी तरह बाँट देते हैं। उनको भी तो मिलना चाहिए ना, सब तुम ही खाओगे। तो अब देने की कोशिश करें। लेकिन ये जो वर्ग है, जो सारा चाहता है कि हम सारा का सारा लड्डू हमारे ही घर में आए। समझ रहे हैं ना? एक भी कहीं पे नहीं जाना चाहिए।
ये पूरा का पूरा देश संपदा, संस्कृति, संसाधन हर चीज़ पे वो कब्ज़ा चाहता है और बाकी के जितने यहाँ के भारत के जो मूल लोग हैं, उनको किसी हक अधिकार देने की बात नहीं करता है। और इस बात को कि उनके हक, अधिकार, संसाधन को छीन लिया जाए, उसके लिए तरह-तरह के नैरेटिव गढ़ते रहता है। तो इसमें अब ये बुद्धिजीवी वर्ग अपने को कहता है कि हम बुद्धिजीवी, मैं तो कहता हूँ गोबरजीवी। जो व्यक्ति जिसको इतनी समझ नहीं है कि भारत के हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए, मैं उसको गोबरजीवी कहता हूँ। आप सबको भी कहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति देशद्रोही है। जो भी भारत का जो सिस्टम है कि हमारा हर व्यक्ति जो भारत का है, हम सब भाई हैं, बहन हैं और यहाँ के हर व्यक्ति को हक है कि भारत की संपदा, संस्कृति हर चीज़ पर उसकी पकड़ होनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए। आप उसे छीन नहीं सकते हैं, सबको मिलना चाहिए। और जो ये वकालत करता है कि नहीं मिलनी चाहिए, सब हमें ही मिलनी चाहिए, तरह-तरह के नैरेटिव, वो गोबरजीवी है। अब देखिए इनके टैलेंट का एक नमूना मैं दिखाता हूँ। ये वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात करते हैं, जिनका ये दावा है कि गोमूत्र मतलब एक जानवर है, वो जो मूत रहा है, आप सुने हैं ना कि जानवर मूत दिया। तो मूत्र को लोग क्या कहते हैं, एक गंदा टर्म में इस्तेमाल किया जाता है, एक स्लैंग के रूप में कि मूत दिया। मतलब शरीर का जो अवशिष्ट पदार्थ है, पूरे शरीर का सबसे जो खराब पदार्थ है, जो विसर्जन कर दिया जाता है, जैसे फैक्ट्री में कोई चीज़ बनी और बनने के बाद से उसकी जो खराब चीज़ें होती हैं, केमिकल-वेमिकल, वो साइड से निकाल दी जाती है। तो शरीर का जितनी भी चीज़ है जो यूज़फुल है, यूज़ हो गई हैं, जितने अवशिष्ट पदार्थ हैं, उसको टट्टी के रूप में और मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे-ऐसे गोबरजीवी, मूत्रजीवी प्राणी हैं, जो ये भी बताते हैं कि वो गाय नामक जो जानवर है, वो जो मूत देती है, उस मूत को पी लोगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। अब ये आप देख लीजिए, चाहे पूरा सोशल मीडिया कहीं भी उठा कर देख लीजिए, ऐसे तमाम लोग मिल जाएँगे, जो आपको मूत पीने की बात कर रहे होंगे। खुद कई तो मूत पी-पी के दिखा रहे होंगे। कई तो गाय का पूँछ उठा लेते हैं, ऐसी भी वीडियो देखने को मिलती है सोशल मीडिया में। गाय की पूँछ उठा लेते हैं, मुँह लगा देते हैं, मूत पी रहे हैं। अब बताते हैं कैंसर का इलाज। ऐसे लोग, इतने टैलेंटधारी लोग जो हैं, वो बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन में खराबी है, जिसको मूत में और खाने-पीने में अंतर नहीं समझ में आता। मतलब गाय का जो बछड़ा है इवेन, उसको भी ले जाइएगा गाय के पास, एक तरफ गाय मूत रही होगी, एक तरफ दूध रखा होगा, तो बछड़ा भी जानता है, गाय का बछड़ा इवेन जानता है कि मुझे क्या पीना है, दूध पीना है या गाय का मूत पीना है। समझ रहे हैं ना? एक बछड़ा जो है, उसकी माँ गाय है, तो वो जानता है कि अपनी माँ का हमें दूध पीना है, ना कि माँ का मूत पीना है। ये बात वो जानता है। पर ऐसे-ऐसे टैलेंटधारी भी यहाँ पे हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, ये तो एक तरह के टैलेंटधारी हुए। ये सारे तार जुड़े हुए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रहा है, उनका टैलेंट का एक नमूना दिखा रहा हूँ, ताकि आप एक आकलन लगा सकें कि किस तरह से ये लोग जो हैं कि कितने टैलेंटधारी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रहे हैं। इनको खामी दिख रही है। अब ये एक नमूना था, एक दूसरा नमूना देखिए। ये पेपर में खबर आई, अब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, तो उससे पहले जो है इसरो के जो चीफ हैं, उन लोग तरह-तरह के, जब भी ऐसा कुछ वो होने होता है, तब ये क्या करते हैं कि तरह-तरह की बातें कहते हैं सोशल मीडिया में। अब ये माना जाता है कि इसरो जो है, वहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं, हाइली क्वालिफाइड लोग जाते हैं। लेकिन क्या हो, जब हाइली क्वालिफाइड व्यक्ति जो है, जो अपने को कह रहा हो कि हम टैलेंटेड हैं, टैलेंटेड में भी जाति हैं इनकी। एक जाति वाला टैलेंटेड हैं, तो अभी आपने जो पहला ही एग्ज़ाम्पल देखा गोमूत्र का, उससे ये नेक्स्ट लेवल के टैलेंटेड लोग हैं। इनका क्या कहना है, एक ऐसी किताब जिसमें कभी लिखा नहीं गया, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ़ मंत्र कपोड़ रहा है, कह रहा है कि सब विज्ञान इसी से आया है। तो ये स्टेटमेंट आया, वेदों से निकले विज्ञान का मूल सिद्धांत विदेशियों ने नकल की और अपना नाम दे दिया इसरो चीफ। समझ रहे हैं? मतलब ये कहने का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मंत्र गपोड़ रहा है, ओम फुटफुट स्वाहा फुटफुट स्वाहा, ऐसे कुछ मंत्र गपोड़ रहा है, अब विदेशी आके नकल कर लिए, नकल करके जो है विज्ञान दे दिया, अपना नाम दे दिया, तरह-तरह की चीज़ें बना ली हैं। हैं? अब वेद से निकले विज्ञान के मूल सिद्धांत। बताइए, वेद से मूल सिद्धांत निकलेगा आपको? आपको लगता है? भारत में जो व्यक्ति अपना सबूत तक नहीं दे पा रहा है कि वेद जो है 1000 साल से पुराना कैसे है, भैया सबूत दे दे। जो अपने सबूत तक नहीं दे पा रहा है, जो माचिस की एक तीली नहीं बनाया था, जो घर में वॉशरूम नहीं बनाता था, हैं? घर के परिवार, महिला, बाल-बच्चे दिन में टट्टी लग जाए तो दिन में लोटा लेके दौड़ना पड़ता था खेतों में,
हैं। घर में अगर शौचालय बन जाए तो घर धर्म भ्रष्ट हो जाता था। ऐसा विद्वान व्यक्ति जो है आज हमें बता रहा है कि वेद जो है वो विज्ञान के मूल सिद्धांत निकले हैं। ऐसे ऐसे इन नेक्स्ट लेवल का टैलेंट है। टैलेंट आप देखना जरूरी है। जो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में खराबी है, बाबा साहब के जो टैलेंट पे जो अपना ज्ञान झाड़ रहा है कि कितना टैलेंटधारी है, वो अलग बात है कि 25-30 साल पहले से कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, जब नहीं बना ऊपर से नीचे तक उतर गए कपड़े, नंगा हो गया पूरी तरह से, तब हार पाच के फिर बाबा साहब को देना पड़ा कि लो भैया तुम ही बना दो। तो इतने टैलेंटधारी व्यक्ति लोग जो हैं, इनका जो इनमें से जो लोग आ रहे हैं टैलेंट अलग-अलग लेवल है ना, तो ये एक लेवल था। इसके पहले आपने गोमूत्र वाला लेवल देखा, एक और लेवल देखिए इसके बाद से, एक ये लेवल है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स एक छापता है पेपर, कहता है ईएसी पीएम चीफ विवेक देबराय हैज साउंडेड बगल फॉर जंकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बदलने का बिगुल फूंक दिए। समझ रहे हैं? तो ऐसे-ऐसे टैलेंटधारी हैं नेक्स्ट लेवल के, इनके लेवल देख लिए लोग कितने मेरिटधारी हैं कि ये लोग जो हैं बता रहे हैं इतना कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आइए बताएँगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या खराबी है, क्या अच्छाई है। लेवल है। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और आज ओपन डिबेट इन्विटेशन है, जो लोग भी चाहें आ जाएँ और डिबेट कर लें कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या खराबी है, बदल के क्या अच्छा मिलना है। आज हमारे साथ मोरल टीचर जी रहेंगे और हम उनसे इस पर चर्चा करेंगे। मोरल टीचर जी, आपका स्वागत है रैशनल वर्ल्ड पे। जय भीम एस जे सर, और सभी दर्शकों को भी जय भीम। जी सर। हाँ, जय भीम। आपका थोड़ा-सा साउंड ज़्यादा हाई आ रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, साउंड ठीक ही होगा। हाँ, ओके। देख लीजिए, मैं थोड़ा सा माइक पीछे कर दूं क्या? देख नहीं, लीजिए नहीं, आप। ठीक ठीक है, ठीक है। जी ओके, जी ओके। जी। तो आज आज हमारा टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। और मोरल टीचर जी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पे काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं। आप चूँकि पिछले कई दशक से आप इस फील्ड में रहे हैं, आपने इस पढ़ाया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन पे आपकी अच्छी पकड़ भी है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बदलने की जो ये कर रहे हैं या इस तरह के ये शगुफ़े छोड़ते रहते हैं रह-रह के, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? जी। जी जी सर, बड़ी महत्वपूर्ण स्ट्रीम है सर, और ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, समसामयिकी मुद्दा है। हुँ, और हुँ। इस समय जो देश के हालात हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से सर संविधान काफी समय से पढ़ा रहा हूँ, राजनीतिक मुद्दों पे भी काफी पकड़ है। मैं इसे बड़ी गंभीरता से लेता हूँ। मतलब ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इन्हें हुँ, मैं हुँ। हल्के में नहीं लेता। मैं इसलिए हल्के में नहीं लेता हुँ, क्योंकि हुँ। मैं अगर शुरुआत से चलूं कि आज जो ये विवेक देवरॉय जी जो के मुंह से जो हमने भाषण सुना, स्टेटमेंट इन्होंने दिया 14 तारीख को जो दिया, सर हुँ, ये हुँ। एक बड़ी क्रमिक जो सीरीज है उसका ही एक भाग है। आगे और भी स्टेटमेंट आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ओके। बता देता हूँ, दर्शकों को भी थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करते हैं कि देखिए हुँ, दर्शकों, हुँ। पिछले 2 हफ्ते से चल क्या रहा है। पिछले 2 हफ्ते से ये चल रहा है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति वो संविधान के मूल ढांचे पर हमला करते हैं और वो संसद में ये बात कहते हैं कि भाई संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है वो गलत है। उनका ये कहना है। ठीक है, वो कह सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। हमें उस मंशा को लेकर समस्या है। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजू, वो भी न्यायपालिका पर हमला कर रहे थे और अप्रत्यक्ष रूप से उनका टारगेट भी भारत का संविधान ही था। फिर इसी क्रम में पिछले हुँ। हफ्ते हमने देखा कि पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई साहब, उन्होंने भी राज्यसभा में, जो कि आज नामांकित सदस्य हैं एक दल के द्वारा, वो भी राज्यसभा में संविधान के मूल ढांचे पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। और इस क्रम में हम ये देखते हैं कि 14 तारीख को, मतलब हमारे क्या बोलते हैं, फिर 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर 14 तारीख को एक अखबार है मिंट, सर ने हुँ, हुँ। बताया भी होगा। इस मिंट अखबार हुँ, का हुँ। पुराना रिकॉर्ड भी खराब है, क्योंकि इसमें ऐसे, मैंने जब सर्च किया तो इसमें ऐसे कई आर्टिकल पहले भी छप चुके हैं। तो ये पेपर इसे प्रेफर करता है, मुझे लगता है कि ये इस मानसिकता के सपोर्ट में है कि संविधान बदला जाना चाहिए, क्योंकि वहां और भी पहले से 2016 तक के पुराने आर्टिकल हैं जिनमें संविधान को बदलने तक की बातें और लोगों ने भी की हुई। तो द मिंट ओके। में ये आर्टिकल छपता है विवेक देबरॉय का, जिसमें ये बहुत अच्छी भाषा में, मैं कहूंगा कि आर्टिकल इट वाज वेल ड्राफ्ट, बहुत अच्छे से लिखा गया, बहुत अच्छी उसकी भाषा है। मतलब इवन हमारे भी कई रैशनल्स लोग भी कहते हैं कि भाई अगर संविधान पे चर्चा हो रही है तो इसमें बुरा क्या है। वो आर्टिकल इतनी खूबसूरती से लिखा गया
कि कोई चालाक व्यक्ति, जो हम लोग रैशनल लोग हैं, हम ही समझ सकते हैं कि अच्छी भाषा में असलियत में नीयत में तो खोटी है, वास्तविक नीयत में खोट है। भाषा अच्छी है, प्रश्न उठाने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी ये चीज रैशनल हूं, मैं भी ये मानता हूं कि भाई आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप उठाइए, हम जवाब देंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। पर हमें उस पूरी विचारधारा के पीछे की नीयत को लेके खोट दिखाई देता है, और वो क्यों दिखाई देता है मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड भी बता दूंगा आपको। कि विवेक देवरॉय 14 तारीख को ये स्टेटमेंट देते हैं, मतलब 15 अगस्त मान लीजिए आप। इससे पहले हम 2022 में जाएं सर, 2022 में जाएं, इसी 15 अगस्त को 2022 को हम जाएं तो हमने ये देखा कि बनारस में वहां पे एक संविधान, हिंदू राष्ट्र संविधान प्रारूप समिति बनाई गई। उसमें सभी सवर्ण वर्ग के लोग बैठे और इस समिति ने बाकायदा अपने हिंदू राष्ट्र का प्रारूप घोषित किया, कवर पेज घोषित किया। 700 पन्ने, 750 पन्ने का ये हिंदू राष्ट्र का संविधान प्रारूप बता रहे हैं, जिसमें से कुछ 71 पन्ने की पीडीएफ बनाकर इन्होंने घोषित की। और उसमें जो उनके मूल हमारी जो चिंताएं हैं वो ये हैं कि वो उसमें हिंदू राष्ट्र के संविधान प्रारूप में उनके ये दावे हैं कि देश की राजधानी वो बनारस बनाएंगे और वहां पे धर्म संसद स्थापित करेंगे। ये भी दावा है, दिखा दूंगा मैं अभी उस चीज को, ये भी उनका दावा है। और उसमें सबसे खतरनाक बात मुझे ये लगी कि उसमें वर्ण व्यवस्था स्थापित करने की बात भी कह रहे हैं, उसे स्वीकार रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरुकुल स्थापित करेंगे। तो वो गुरुकुल स्थापित करने की बातें कर रहे हैं उसमें। फिर कह रहे हैं कि वो हिंदुओं को वोट देने का अधिकार होगा और बाकी मुस्लिम और ईसाइयों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, उसमें शिक्षा विक्षा के अधिकार उनके लिए रहेंगे। अब मेरे मूल प्रश्न सर ये हैं कि आप देखिए कि इस पिछले साल 15 अगस्त को हिंदू राष्ट्र प्रारूप समिति बनती है, उसका एक प्रारूप घोषित कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश, बनारस, पूरे जगह पे बच्चों के मोबाइलों में ये पीडीएफ उपस्थित है, उनके दिमाग बरगलाने के लिए उपस्थित है, मतलब जनमत बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक इसी क्रम में 14 अगस्त 2023 को विवेक देवरॉय एक अर्थशास्त्री हैं, पर वो एक राजनीतिक स्टेटमेंट देते हैं, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, जो कि उनसे अपेक्षित नहीं है क्योंकि वो उनका फील्ड नहीं है। वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हम ये समझते हैं कि एक क्रमिक तैयारी चल रही है जनमत बनाने की। और पहले बात चर्चाएं उछाली जाएंगी, पहले चेक किया जाएगा कि कितने लोग विरोध में हैं, जैसा कि टेस्ट चलता है हमारे देश में, प्रयोग चलते रहते हैं, थाली ताली दिया विया जलवाने के, ऐसे ही प्रयोग चल रहे हैं। और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में या जल्दी भी जब जनमत बनता दिखेगा, लोग सहमत होते दिखेंगे, क्योंकि आप रोज रोज किसी से एक बात कहोगे तो अंततः वो सहमत हो ही जाता है, भले ही गलत बात क्यों ना हो। ठीक, तो अभी बच्चों के दिमागों में ये सब चीजें डाली जा रही हैं, प्रारूप वगैरह डाल के राजनीतिक हलकों में विवेक देवरॉय जैसे लोग ये इन मुद्दों को राजनीतिक हलकों में उछाल रहे हैं, जबकि धार्मिक रूप से जमीनी स्तर पे ये काम जारी कर दिए गए। तो मेरे जो प्रश्न है सर, मैं बड़े स्पष्ट रूप से पूछता हूं कि हिंदू राष्ट्र प्रारूप समिति वाले आकर कृपया ये जवाब दें, क्या उनके हिंदू राष्ट्र जो भी बनाएंगे उसमें जो गुरुकुल होंगे वहां हम बहुजनों के लिए कोई जगह होगी कि नहीं होगी, वो क्लियर करें, क्योंकि वहां क्लियर नहीं है इस बात को लेकर। ठीक, मतलब हम लोग कहाँ बैठेंगे, उनके गुरुकुलों में। मेरा मूल प्रश्न ये भी है कि भाई ये जो वोट डालने का अधिकार केवल हिंदुओं को रहेगा, तो वर्ण व्यवस्था के स्थापित करोगे तो क्या हम शूद्रों को भी, बहुजनों को भी वोट डालने का अधिकार दोगे? भाई आप ये क्लियर करिए, इस चीज को लेके बताइए। भाई जिन बच्चों को आप पीडीएफ दे रहे हो उन्हें इन मुद्दों को भी क्लियर करवाओ ना। जिन बहुजनों के बच्चों के मोबाइलों में ये पीडीएफ फेंक दी गई है और उन्हें उनके ऊपर एक प्रकार का नशा चढ़ाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का, क्योंकि इस्तेमाल बहुजनों के बच्चे किए जाएंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि भाई मेरे कई मूल प्रश्न है उस पूरे प्रारूप को लेकर। मैं विवेक देवरॉय के स्टेटमेंट को केवल उस प्रारूप को आगे धकेलने की प्रक्रिया का, साजिश का हिस्सा मानता हूं। अब ये और भी स्टेटमेंट आएंगे, मैं मानता हूं कि ये रुकेगा नहीं, अभी और भी चलेगा ये सब काम, और मुझे लगता है बहुजनों को इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए। जी सर। मतलब जैसे जब मंडल कमीशन आया था, ओबीसी के हक अधिकारों की बात जब सामने आई थी, उन्हें जब उनका प्रतिनिधित्व नहीं था गवर्नमेंट में, और इसके लिए जब उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात आई थी, तब 1992 में एक प्रयोग किया गया राम मंदिर का। और आज 2023 में हम देख पा रहे हैं कि वो राम मंदिर जो है आज स्थापित हो चुका है। कोर्ट कचहरी मुकदमे सब चीज लड़े भी गए, यानी कि एक जो खाका उस समय उठाया गया वो एक समय लेकर, और वो इनका प्रयोग मतलब सफल रहा। तो क्या इसी तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन पे भी इसी तरह का ये ला रहे हैं कि अभी से ये मुद्दे इस तरह से ला रहे हैं, लोगों में ला रहे हैं, फिर लोगों के माइंड में धीरे धीरे इस चीज को स्थापित करेंगे और फिर धीरे से इस कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन हटते ही जो आपने अभी प्रश्न किया कि शूद्र को तो पढ़ने का ही हक नहीं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देंगे, वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे, तो पूरा हर जगह वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण
इन्हीं के एजुकेट करने की बात है और ब्राह्मण ही एजुकेट करेगा। तो शूद्र और स्त्री का तो स्थान ही नहीं है। तो अगर ये वर्ण व्यवस्था स्थापित करेंगे और स्त्रियों के शिक्षा देने की बात करेंगे या शूद्र की, तो इनकी वर्ण व्यवस्था की बात नहीं होगी। तो या तो अगर ये अपने धर्म को स्थापित करना चाहते हैं वर्ण व्यवस्था, तो उस हिसाब से स्त्री और शूद्र को इनको बाइकआउट करना पड़ेगा। तो ये किस आधार पर फिर ये तय करेंगे? इनका आधार तो धर्म होगा ना। जी अगर बिल्कुल ये बिल्कुल सर। स्थापित करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे बिल्कुल आपने सही कहा कि ये क्वेश्चन बनता है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सीरियस होने की जरूरत है कि ये जो मुद्दा उछाला जा रहा है और किस तरह से बेसिकली एससी एसटी ओबीसी के जो हक अधिकार हैं उनको ये गायब करना चाहते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दी और इन्होंने अपने जो इनका धर्म का जो एजेंडा है वो एक बार स्थापित भी कर दिया, तो क्या सिनेरियो होगा? अभी का सिनेरियो और तब का सिनेरियो क्या होगा? एक बार इस सिनेरियो को आप थोड़ा बता सकते हैं कि क्या सिनेरियो होगा अगर ये अपने धर्म के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन ले आते हैं तो? जी जी। जी सर, बिल्कुल हम इस चीज को विजुलाइज कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि हमें इसे विजुलाइज करना भी चाहिए कि अगर धर्म आधारित राष्ट्र होगा, थियोक्रेसी, हम्म धर्म आधारित हम्म राष्ट्र जब भारत बन जाएगा, जैसा बनाने की कोशिश है, हिंदू राष्ट्र होगा, तो मतलब हिंदू राष्ट्र की संविधान तो ये मानेंगे नहीं। व्यवस्था किससे हम्म चलाएंगे? मनुस्मृति से। ऑब्वियस बात है, इनके पास जो धर्म के नाम पर जो सामाजिक नियमों की पुस्तिका है वो मनुस्मृति और बाकी के स्मृति साहित्य हैं, तो उन्हीं से चलेंगे। और उनमें क्या लिखा हुआ है वो तो हमारे दर्शक बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, ये स्थापित है। और दूसरी एक चीज सर, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई आज संविधान का फायदा उठाकर पिछले 70-75 सालों में हम बहुजनों ने कुछ थोड़ी बहुत प्रगति की है। थोड़े बहुत हम लोग आगे बढ़ पाए, हम में से कुछ लोग आगे बढ़ पाए। अब मेरा ये प्रश्न है, हम्म क्या ये सारी चीजें बदली जाएंगी, फिर पीछे किए जाएंगे, ये सारी चीजों को रिवर्ट किया जाएगा, पुरानी व्यवस्था स्थापित की जाएगी, ब्राह्मण जो है धर्म का काम देखेंगे, क्षत्रिय लोग राजनीति पे कब्जा करेंगे, वैश्य व्यापार के करेंगे? ऑलरेडी समाज की संरचना आज भी ऐसी है। मोटे मोटे तौर पर हमारे समाज की संरचना तो मनुस्मृति के हिसाब से ही है। इसमें बस मैं कहता हूं विसंगति कहाँ आई? विसंगति उस आरक्षण ने दे दी कि कुछ शूद्र आरक्षण का लाभ उठाकर अपनी स्थिति अच्छी कर बैठे, और थोड़े से आर्थिक सुधार वगैरह से, नए व्यवसायों से कुछ शूद्रों की स्थिति अब थोड़ी बेहतर हो गई, शिक्षा वगैरह लेते हुए। बस इतना सा ही अंतर है। बाकी तो आप समाज की संरचना आज भी देखिए, धर्म पर ब्राह्मणों के कब्जे हैं, राजनीति में क्षत्रियों के वर्चस्व में, व्यवसाय पूरा वैश्यों के हाथों में, लिविंग द एक्सेप्शंस, अपवादों को छोड़ के। आज भी बाजार में जाएं तो सारे वैश्य बनिए जो हैं वही व्यवसायों पे कब्जा करके बैठे। ठीक, केवल आरक्षण वाली जगह पे शूद्र हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो स्थिति है पहले से ही है। अब क्या इस स्थिति को और जटिल करने के प्रयास हैं? क्या धार्मिक कानून लगाने के प्रयास हैं? और मुझे लगता है कि भाई कोशिश तो की जाएंगी। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने का, वर्ण व्यवस्था स्थापित करने के सपने ये देखते हैं, तो वर्ण व्यवस्था किसके विरुद्ध जाती है? ऑब्वियसली वो शूद्रों के विरुद्ध जाती है। भाई मूल इनके निशाने पे शूद्र ही होते हैं। तो हम्म क्या ये आगे चलकर वो सारे धार्मिक नियम लगाने के सपने देखते हैं जो इनके महापुरुषों ने किताबों में लिखे हैं? सावरकर अपनी किताबों में गोलवलकर, हेडगवार वगैरह लिख के गए। क्या ये सारी हम्म चीजें इन्फोर्स करने के प्लान है? और सर मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि अगर आप इनका ये जो रेजीम है सरकार की, आप अगर हम्म इससे देखें तो इन्होंने जो जो चीजें कहीं मौका पड़ने पे इन्होंने वो सब किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे हम्म 370 हटाने का मुद्दा हो, चाहे अगर हम देखें तो आरक्षण का एक मुद्दा था जिसे डाइल्यूट करने की बातें ये लोग करते थे, तो आज प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण को डाइल्यूट कर दिया। और आरक्षण में सवर्णों को देने की मुद्दा, सपाक्स पार्टी बनाई थी तो सवर्णों को आरक्षण भी मिल चुका है, बड़ी बेईमानी से हम्म मिला, असंवैधानिक तरीके से मिला, पर दे तो दिया इन्होंने। तो जो जो ये कह रहे हैं, मैं ये देखता हूं कि ये करते हैं उस चीज को, और अब इन्हें बड़ी जल्दी में ये सब करना है। मैं देखता हूं कि वर्तमान रजीम जो है वो ये चाहती है कि जो बहुमत की ताकत है उसका इस्तेमाल करके चीजों को बड़ी तेजी से कर लिया जाए। तो ये तो और भी खतरनाक है। तो मतलब आप विजुलाइज करिए कि आने वाला भविष्य क्या होगा। प्राइवेटाइजेशन से सरकारी नौकरियां तो वैसे ही जा रही हैं, लगभग खत्म सी हो रही हैं, अधिकारी स्तर की रह जाएंगी, कर्मचारी स्तर की सारी उड़ जाएंगी। तो फिर आगे जो हमारे बहुजन लोग हैं जिन्हें आरक्षण मिला है वो लाभ लेंगे कैसे इसका? कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब इन्हें देने चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र का प्रारूप बना रहे हैं तो उसमें मैं पूछता हूं कि भाई बहुजन लोग पीडीएफ रख के घूमते हैं अगर बहुजनों के बच्चे, तो वो क्वेश्चन कर लें अपने उन आकाओं से जो उन्हें हिंदू राष्ट्र की घुट्टी पिला रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में बहुजन शूद्रों के लिए क्या क्या स्पेस और स्थितियां रहेंगी, क्योंकि स्थितियां गंभीर होने वाली। जी सर।
जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इनका धर्म का जो ढाँचा है या इनका जो धर्म का जो जिसको ये अपना संविधान बोलते हैं, तो इनके धर्म में यही चीज़ है कि ब्राह्मण सर्वे सर्वा है और उससे डिपेंडेंट जो है क्षत्रिय है, जो उसके अंडर नीचे रहेगा, फिर थोड़ा बहुत वैश्य पे जाएगा और शूद्र को कोई हक नहीं है, स्त्री को कोई हक नहीं है। ये इनका ढाँचा है, ये हम लोग देखते हैं। लेकिन आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन आधारित भी जो आज का भारत का है जो सिनेरियो है, इसमें हम देखते हैं कि अभी भी वैश्य का पूरा कब्जा है, अभी भी ब्राह्मणों का पूरा कब्जा है, क्षत्रियों को भी यथासंभव जहाँ है वहाँ पे उनका अपना कब्जा है, सब चीज़ है वैसे ही। लेकिन एक थोड़ा-सा ये भी पॉइंट है कि एससी, एसटी, ओबीसी जो तबका है, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोत्साहित करता है कि आप भी ये काम कर सकते हैं। हालाँकि वो करते हैं, उनके साथ ज्यादती होती है, फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन उनको मौका देता है। तो क्या ये इसी मौके से चलते हैं? ये चाहते हैं कि ये जो थोड़ा-सा मौका कॉन्स्टिट्यूशन इनको दे रहा है अपग्रेड होने का, आगे बढ़ने का, उसी को काटना चाहते हैं? क्योंकि धर्म ग्रंथों में तो है नहीं ये हक। तो आपको नहीं लगता कि ये एससी, एसटी, ओबीसी को जो हक मिला है, उसी को काटने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात हो रही है? जी। बिल्कुल सर, मूल मुद्दा वही है कि जो संविधान के लागू होने से जो सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आए हैं और इन परिवर्तनों हुँ, के हुँ। परिणाम स्वरूप हमारे बहुजन लोगों की स्थितियों में सुधार हो रहा है। वो राजनीति तक पहुंचे हैं, वो प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचे हैं, वो स्कूल कॉलेज और शिक्षक संस्थाओं तक पहुंचे हैं, व्यवसायों में भी वो प्रयासरत हैं और तकनीकी क्षेत्र में भी काफी कोशिश की जा रही है बहुजनों की तरफ से आगे बढ़ने की। तो इससे इनके अवसर जा रहे हैं, यानी ये लोग इसी तरह से देखते हैं सर चीजों को कि ये हुँ, बहुजनों हुँ। की प्रगति को अपने अवसरों में कमी के रूप में देखते हैं। इन्हें लगता है भविष्य में इनके बच्चों को अवसर कम हो जाएंगे या वो लोग मौका नहीं पा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र के पूरे विचार के पीछे अपने भविष्य में अपने बच्चों के लिए वही स्थितियां बना देना, वंशानुगत पैदाइश के आधार पर इनके बच्चे मजे करते रहें और जो भी सुधार हुए इन सुधारों को पीछे की तरफ ले जाना, ये उद्देश्य मुझे इनके दिखाई देते हैं। मैं सर एक चीज और देखिए कि आपने अभी आर्टिकल पढ़ा हुँ, हुँ। होगा विवेक देवरॉय का। हुँ, उसकी हुँ। भाषा आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे यार बड़ी जेन्युइन सी बात कह रहे हैं, इंटेंशन बड़ी खराब है, लेकिन बड़ी चालाकी हुँ। से विवेक देवराय कुछ चीजों पर प्रश्न उठा रहे हैं अपनी आखिरी लाइनों में। वो कहते हुँ, हैं कि हुँ। हमें डेमोक्रेसी पर चर्चा करनी चाहिए, हमें इक्वलिटी पर बहस करनी चाहिए, हमें सोशल समाजवाद और साथ में वो कहते हैं हमें पंथ निरपेक्षता जैसे विषयों पर बहस करनी चाहिए। तो जो भी संविधान के प्रस्तावना में दिए गए मूल तत्व हैं उन पर हुँ, बहस हुँ। करने की बात कर रहे हैं और सबसे खतरनाक है वो कहते हैं प्रजातंत्र पर बहस की जाए। तो मैं ये पूछता हूँ हुँ। प्रजातंत्र पर बहस करने का मतलब क्या, समानता पर बहस करने का मतलब क्या, क्या ये खत्म करना चाहते हैं इन चीजों को? और ये करना चाहते हैं तो प्रजातंत्र की जगह ये लाएंगे क्या, डेमोक्रेसी की जगह इनके हुँ। पास ऑप्शंस क्या हैं? तो ये सर बड़ा गंभीर मुद्दा है कि मतलब अगर इस देश में कोई ये सोचता है कि प्रजातंत्र की जगह और कुछ भी हो सकता है तो और कुछ क्या, ऑटोक्रेसी होगी, क्या बोलते हैं राजशाही तानाशाही होगी, डिस्पोटिक सिस्टम लेकर आएंगे, भाई क्या प्लान है, थियोक्रेसी लाएंगे? थोड़ा ये विवेक देव राय को मैं समझता हूँ अपने आर्टिकल में ये चीजें भी खोल देनी थी कि समानता की जगह क्या, हम समानता पे चर्चा क्यों करें, समानता के हुँ, ऑप्शन हुँ। क्या है, क्या असमानता लेके आने की प्रयास है, व्हाट आर द ऑप्शंस? वो कह रहे हैं इन मुद्दों पे हमें चर्चा करनी चाहिए नए संविधान के बारे में लिखते समय। तो मेरे भी मूल प्रश्न यही है कि भाई हम इन मुद्दों पे बहस करें तो इन वो क्या ऑप्शन रखते हैं, क्या चाहते हैं संविधान की जगह, लोकतंत्र की जगह वो क्या बनाना चाहते हैं? तो ये जवाब उन्हें देने चाहिए थे अपने आर्टिकल में, पर उन्होंने केवल ओपन एंडेड छोड़ दिए हैं, जबकि ये जवाब होने चाहिए थे। जी सर। मतलब ये लोग ये जब चर्चा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की या कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चाओं की या उसको जैसे भी उसको ले आते हैं प्रकाश में हाइलाइटेड कि हम इसमें सुधार की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, तब ये इनका जो मोटिव है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं करते हैं। क्योंकि किसी भी देश को जब आगे बढ़ने की बात होती है तो हम कहते हैं कि 10% को आप ना पूरा का पूरा 100% बढ़ा दीजिए। लेकिन देश की जो 90% जनसंख्या अगर आगे नहीं बढ़ी, देश की 80% जनसंख्या आगे नहीं बढ़ी, तो जो एवरेज आएगा वो चला जाएगा नीचे। लेकिन इनका क्या है कि ये कभी इस मुद्दे पर ही नहीं बात करते हैं कि देश का जो लोअर तबका है, जो देश की 30% जो जनसंख्या है, जो 40, 50, 60% जो जनसंख्या है, इसको कैसे ग्रो अप किया जाए? इस अगर इनको इस बात की है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की इसलिए बात कर रहे हैं कि इनको हमको ग्रो अप करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि अभी जो फिलहाल की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कौन-सी ऐसी चीज़ है जो इनको रोक रही है कि इन लोगों के ग्रो को रोक दिया जाए?
इनको अगर लोअर तबके को उठाने की बात है, तो ऐसी आज की कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा ऐसा प्रोग्राम उसमें है कि जो इनको रोक दे रही है कि नहीं आप लोअर तबके को नहीं उठा सकते? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें समझना होगा कि इनका उद्देश्य क्या है, और आपने भली-भांति इस बात को भी बताया कि इन लोगों का जो मोटिव है, शब्द तो बड़े अच्छे हैं। आप कह दीजिए कि हमें ये करना चाहिए, आप वही बात बोलिए, अपनी 90% वही बात बोलिए, एक औपचारिक वाली बात जो सबके लिए कॉमन हो, और 10% जो है आप उस पे सवाल खड़ा कर दीजिए, ये डिबेटेबल है, इस पर डिबेट करने की ज़रूरत है। अरे भैया, तो आप एम बता दीजिए ना। क्या आप चाहते हैं कि सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उन्हीं का कब्जा हो, या आप शूद्र की भी बात कर रहे हैं? तो वो ये बात क्लियर नहीं करते हैं। बहरहाल मोरल टीचर जी, मैं चाहता हूँ कि कुछ कॉलर्स जो हैं उनको ऐड किया जाए और इन मुद्दों पर चर्चा की जाए। जी जी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, कॉलर्स लीजिए सर, बहुत बढ़िया। अपन को उनके हाँ। पक्ष भी जान लेने चाहिए मेरे ख्याल से, और अपने जी, पक्ष भी जी। उन्हें बता देनी चाहिए भाई, ये भी अच्छा है। जी सर। ओके। अच्छा, यहाँ अजय मने जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका अजय मने जी। नास्तिक भारत जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया आपका नास्तिक भारत जी। रविंद्र सिंह जी का भी यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका रविंद्र जी। संदीप कुमार लिखते हैं, आज बहुत खुशी है कि मेरे दोनों गुरु साथ है। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत संदीप जी। और फिर यहाँ पे फ्रीडम अननोन जी लिखते हैं, नमो बुद्धाय जी, आपको भी नमो बुद्धाय। तो आगे बढ़ते हैं, मैं लिंक जो है वो प्रोवाइड करा देता हूँ, और जिनको भी जो डिबेट करना है, जिनको भी लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी सी भी खामी है, जिनको लगता है, और जिनको लगता है कि उसको संशोधन करने की ज़रूरत है, उसमें उसको हटाने की ज़रूरत है, या वो विवेक देवराय जो बात कर रहे हैं उनसे समर्थित हैं, या इस तरह की किसी भी चीज़ों को जो समर्थन करते हैं, उनको यहाँ पे ओपन डिबेट इनविटेशन है, आप ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको चैट बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। क्लिक कीजिए, इंटर स्टूडियो कीजिए, यहाँ आ जाइए, और आकर आप इस मुद्दे पर डिबेट कीजिए, अपनी पक्ष को रखिए। हम लोगों को आपका पक्ष जानना है कि आप क्या कहना चाहते हैं। भारत जी, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, तो आप अपना डिवाइस जो है वो कनेक्ट करें, ताकि हम लोग ऐड करें। देख लीजिए, आपका ऑडियो ऑफ होगा, ऑडियो ऑन कीजिए। अच्छा, जो डिबेटिंग हैं वो लोग ही आइएगा, जो डिबेटिंग हैं वही आइएगा। यहाँ राहुल जरे आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, राहुल जरे, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर जस्ट एक एक सेकंड लूंगा, मैं हेडफोन कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं कर लीजिए। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये संविधान, मेरी आवाज ठीक से तो आ रही है ना? बिल्कुल सही आ रही है, बोलिए। अच्छा, बात ये थी कि अगर ये संविधान बदलने की प्रक्रिया अपनाएंगे तो वो प्रक्रिया होगी क्या? तो मेरा ख्याल है ये अभी संसद में संविधान पारित, मतलब ये करेंगे। किंतु जैसे केशवानंद भारती मामले में हुँ, सुप्रीम हुँ। कोर्ट ने, जो मैंने आपको पहले जिक्र किया था, कहा था कि धारा हुँ, हुँ। 368 के तहत सीमित शक्ति संसद को प्राप्त है, ना कि संपूर्ण, है ना? हुँ, हुँ। वो देखिए, ऐसा है कि ऐसा अचानक से तो नहीं होगा ना कि भैया हम संविधान को खत्म कर देंगे। वो कौन डिसाइड करेगा? हम खत्म कर देंगे और नया संविधान लागू करेंगे, वो डिसाइड करने वाली संस्था कौन सी होगी? तो वो तो जाहिर तौर पर संसद ही होगी। जब संसद को हुँ, जब संसद को सीमित शक्ति प्राप्त है, वो भी 368 के तहत, तो वो किस तरह से करेगी? जबकि जो उन्होंने कहा है कि जो संविधान का मूल ढांचा है, जो हुँ, हुँ। आर्टिकल 12 से लेके 32 तक आता है, बाकी 33 34 तो इन्होंने रद्द कर दिए, जो मालकानी हक के होते थे। तो ये किस, मतलब कैसे रिप्लेस करेंगे इसको? मतलब इसको आप तो आप ये कहना चाहते हैं राहुल जरे जी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर भंग किया गया तो देश जो है उसमें कोई नियम कानून नहीं रह जाएगा, ना कोई संसद रह जाएगा, ना कोई पीएम, ना कोई राष्ट्रपति, सब चीज़ खत्म हो जाएगा, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाएगा, देश टुकड़ों-टुकड़ों में बँट जाएगा। ये स्थिति हो जाएगी, और तब जो उस समय के जो ताकतवर होंगे वो कब्ज़ा कर लेंगे। यही मतलब हुआ ना इसका? दैट्स इट, यही। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत ये है सर, कि हुँ। मैं पहले कह चुका हूं कि संसद में कोई विधेयक पारित करने की एक व्यवस्था होती है, जैसे अब मैंने लास्ट टाइम भी बताया आपको, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, है ना, स्पष्ट बहुमत और विशेष बहुमत, जो
ये होती है, उसके ऊपर चर्चा होती है। हमारे पास में दो संसद है, राज्यसभा है और लोकसभा है, फिर हम्म। राष्ट्रपति एक तीसरी भी है। लेकिन आपको अगर अचानक से ही संविधान लागू करना होगा, तो आप वो उसकी तो चर्चा होगी, दोनों सदनों से उसको पारित होना होगा और राष्ट्रपति की मोहर लगनी होगी। ये व्यवस्था है हमारे पास में, ठीक है। और हम्म। इससे ही भी पहले कोई संसदीय समिति को मसौदा भेजना होगा, उसके ऊपर चर्चाएं होगी, उसके ऊपर लोगों की राय मांगी जाएगी। ये मेरे हिसाब से तो संविधान में तो यही व्यवस्था दी गई है, और इसी तरह से अभी अच्छा। तक तो चलते रहे। अच्छा राहुल चरे जी, मोरल टीचर जी, आपसे ये सवाल है कि जैसे जी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही भंग कर सकते हैं? और मान लीजिए कि अगर भंग कर भी दिया गया, तो वो जो सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन हटते ही वो भारत को संभाल लेगी, या जितने भी पोस्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी खत्म हो जाएगी और सिविल वार शुरू हो जाएगा? क्या स्थिति होगी उस समय? जी जी राहुल जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान को भंग कर, देखिए मैं आपको बड़ा क्लियर कट जवाब देता हूं कि संविधान में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसे अपनाकर आप संविधान का या तो पुनर्लेखन कर सकें या संविधान को भंग कर सकें। संविधान में ऐसी कोई प्रक्रिया बराबर, ही नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया बराबर। करी जाएगी इस वर्तमान संविधान के हिसाब से, अगर ये नया संविधान बनाने की कोशिश करते हैं तो यह संवैधानिक रहेगा, पूरी तरह से संवैधानिक रहेगा। लेकिन परेशानी ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वो बनारस में धर्म संसद स्थापित करेंगे, नई संसद हम्म, बनाएंगे सर, धर्म संसद बनारस में केवल हिंदुओं अच्छा। को वोट डालने का अधिकार होगा। आप प्लानिंग तो देखिए, वो जो हिंदू राष्ट्र का हम्म। प्रारूप है उसमें हम्म, देखिए, वो इस संविधान को तो बात ही नहीं कर रहे ना, वो कंसीडर ही नहीं कर रहे। वो तो नई संविधान धर्म संसद ही बनाने की बात कर रहे हैं। अब आप अंदाज लगाइए। ना मेरी यानी कि मेरी छोटी कुछ सी बात लोगों का मेरा कब्जा, ये। इस हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन को हटा के कुछ लोग जो हैं वो कब्जा करना चाहते हैं पूरे देश पर, और वो डिसाइड करेंगे ना क्या होगा क्या नहीं होगा। ये चीज आ रही है ना? सर, मैं सिर्फ इतना मतलब बताना चाहता हूँ कि आप हम्म। ठीक है, लेकिन जो डिक्लेरेशन होगा कि भैया हम हम्म। नया ये संविधान को हटा के नया संविधान करेंगे, वो तो मंच तो संसद ही होगी। उसके हम्म। सर अलावा तो कोई तो संसद भी वोट तो बदल भंग हो जाएगी ना फिर। संसद भी तो, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन हटते ही संसद भी तो भंग हो जाएगी ना फिर। वही तो कह रहा हूं ना कि हमारे यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है। हम्म। थ्री थ्री स्टेजेस में, जैसा मैंने कहा, लोकसभा, राज्यसभा, एंड देन राष्ट्रपति, ठीक है। अब वो हम्म। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो ये होगा, मंच जो होगा, स्टेज जो होगा, वो कहाँ से डिक्लेयर करेंगे कि हमने नया संविधान लागू कर दिया, ये पुराना हटा दिया। मैं सर की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि संविधान में ये प्रोविजन नहीं है कि अगर इसको हटा के नया संविधान लागू करने की बात होती है तो उस वक्त क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मैं वो बात से पूरी तरह से सर से सहमत हूं कि वो लिखित नहीं है, उसका कोई ये भी नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती मामले में ये कहा गया है कि संविधान में धारा 368 के तहत संसद को सीमित शक्ति प्राप्त है संविधान संशोधन की। वो सीमित इस वजह से हो जाती है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल भावना है, आर्टिकल 12 से लेके 32 तक, उसको हाथ न लगा सके, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। बाकी आप जो बदलना है बदल दो, जो करना है करो। और देखिए उसका भी न्याय मैं, आर्टिकल नहीं नहीं 14 के तहत समझिए, न्यायिक पुनर्विलोकन होगा। अरे राहुल सर देखिए, समस्या ये है कि आप इसे संवैधानिक दायरे में देख रहे हैं, पर यहाँ पर एक कुछ बराबर। लोग हैं जो आपके संविधान को मानते ही नहीं है, वो इस नियमों को ही नहीं मानते ना, जो आप बेसिक स्ट्रक्चर की बात कह रहे हो। ये सब वो तोड़ेंगे कैसे? तो वो तोड़ेंगे इसे जनमत बना के। लोकतंत्र ओके। में लोक भावना और जनमत मायने रखते हैं। अगर आपके पास भीड़ हो तो आप कुछ भी कर सकते हो सर। मुद्दा तो ये है ना। हाँ, वो तो। एक बार हाँ, आपने हाँ। लोकतंत्र में लोक भावना बना ली, जनमत बना लिया, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आर्टिकल 370 हट गया संविधान से? नहीं हटा। वही तो मैं बात बता रहा हूँ ना। फिर कैसे खत्म बताइए, नहीं नहीं हटा हटा तो ये 300 फिर जम्मू कश्मीर वही तो। राज्य की स्थिति खत्म कैसे कर दी वही बताओ? क्या क्या ये सर संवैधानिक हो गया? सर ये लोग सर ये बात के ऊपर मैं थोड़ा सा खुल के बात करना चाहता हूँ। सर, ये लोग पूरी तरह से जाहिल है, ठीक है। मतलब इन्होंने आर्टिकल 3 का
फायदा उठा के आर्टिकल 3 में क्या है कि कोई भी केंद्र शासित प्रदेश, सरकार किसी भी प्रदेश का विभाजन, नाम में विस्तार या नाम में कटौती या उसकी सीमा में कटौती कर सकती है, जिसमें राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य नहीं है। ठीक है, मतलब राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब इन्होंने इसका फायदा उठा के क्या कर दिया कि लद्दाख को और जम्मू को अलग कर दिया और वैली को सीमित कर दिया। ठीक है, मतलब इन दोनों को ये कर दिया। किंतु जैसे 1952 के जो राजा हरि सिंह हरि सिंह उन्होंने जो दस्तखत साइन किए थे, तब इनके ही आरएसएस के बहुत सारे लोग उस तब सभ्य संसद में थे और उन्होंने 370 लागू करने के लिए मंजूरी दी थी। तो वो तो ये, और रही बात आपकी ये कि धारा 370 हटी या नहीं हटी, अगर हट गई होती तो सर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसके ऊपर सुनवाई नहीं करती। जब तक आर्टिकल 14 के अनुसार न्यायिक पुनर्वलोकन होता नहीं, तब तक संविधान में कोई भी दुरुस्ती या फिर ये करना, ये मतलब उसको फाइनल नहीं माना जाएगा। अभी उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये चल रहा है। यही बात बताओ राहुल सर, मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि आप एक बात बताइए कि आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ये कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने की बारी आई तो ये चीज डाइल्यूट हो गई, कोई क्वेश्चन नहीं उठे। लेकिन आप ये भी देखिए कि अभी मध्य प्रदेश में जब ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बारी आ रही है तो अब कह रहे हैं कि भाई हाईकोर्ट कह रहा है कि नहीं भाई, वो आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए मतलब क्या चल रहा है इस देश में, आप मुझे बताएं, ये दोहरे कानून चल कैसे रहे। और एक बात और है इसमें, एक बात और है, ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन इन्होंने बनाया वो इकोनॉमिक आधार पे, तो बाय डिफॉल्ट इसमें एससी एसटी ओबीसी जो इकोनॉमिक जिनकी कम है वो इसमें सम्मिलित हो जाने चाहिए थे, बाय डिफॉल्ट होने चाहिए थे। लेकिन इसको इन्होंने विशुद्ध जातिवादी बना दिया कि ये जातियां उसमें शामिल होगी, और जो जाति के आधार पर जो उसमें शामिल हो रहा है उनके बंदे आके बता रहे हैं कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ये देखिएगा, इस चीज को समझिएगा। अभी वो कास्ट के आधार पर ईडब्ल्यूएस ले रहा है, बता रहा है इकोनॉमिक, लेकिन कास्ट के आधार पर। अन्यथा एससी एसटी ओबीसी बाय डिफॉल्ट जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन कम है, भाई वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आपने रखा है तो बाय डिफॉल्ट ये लोग उसमें शामिल होने चाहिए थे। तो इस चीज को समझिएगा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ये लोग पीछे से बैक साइड से कैसा खेल चल रहा है। देखिए ऐसा है कि मंडल कमीशन ने ना सैकड़ों सिफारिशें की थी, किंतु देखिए इस तरह से हमको, मतलब ओबीसी वालों को भीख दिया, मैं तो एससी से होता हूं, किंतु भीख दिए जैसा उनकी सिर्फ 2 ही सिफारिशें मान्य की गई, अन्य सिफारिशों को कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया। पहली बात तो। और दूसरी बात यह कि गुजरात हाई कोर्ट ने एक संकल्पना, मिनर्वा मिल मामले 1993 के अंदर एक संकल्पना दी थी कि क्रिमिनल, मतलब 27% से अधिक, 49% से अधिक आरक्षण न हो, और वो उन 50% को भी क्रीमी लेयर के तहत उसको एक ये दी थी कि भैया जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन हो किंतु वो आरक्षित दायरे के अंदर हो, तो उनके अंदर भी एक क्रीमी लेयर, मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो तो उनको निकाला जा सकता है। ठीक है, निकाला जा सकता है, यानी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता, ऐसा एक 1993 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात को मानी थी। किंतु अभी मेरे को एक बात बताओ, अभी हमारे महाराष्ट्र में पंचायत के जो चुनाव है पिछले तकरीबन 4 साल से नहीं हुए हैं, मतलब 9 साल से प्रशासक पड़ा है जिला परिषदों के ऊपर, किंतु ये चुनाव हो नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे? ये ओबीसी के जो नेता है वो ये बात उठाते ही नहीं है, ये पूछते ही नहीं है। वो सिर्फ इतनी बात बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं हुआ हुआ। यार ये 27% हटा के ही तो वो 10% का ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया है, तो हमारा आरक्षण क्यों खत्म किया गया है, ये तो कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही मुद्दे हैं, है ना? तो मैं यही बता रहा हूं सर आपको कि ये लोग देखिए, आप एक चीज देखिए, जीएसटी कानून लेकर आए थे तो हमारी परिसंघीय संरचना जो थी कि राज्यों को भी
अपने कर लगाने का अधिकार था, वो पूरी तरह से बाधित हो गई। आज राज्य सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के मामले में केंद्र पर निर्भर है, वहीं से पैसे मिलते हैं। तो वहां पर भी इन्होंने देखिए नियम सर कानून तो माने नहीं। ये शुरू से नोटबंदी की तब भी नियम कायदे नहीं माने। सीए एनआरसी देख लीजिए किस तरह से नियमों की अवहेलना है। तो जब ये नियम मानते ही नहीं है, तो आप जब अपन ये बात कर रहे हैं कि नया संविधान वो यहाँ से लागू क्यों करवाएंगे सर? उनकी तो धर्म नहीं, संसद बनवा के वो वहां से लेकर आएंगे। जी, हाँ, वो ओके ओके जर्नलिस्ट राहुल साहब जरे जी। ने जो कहा, ओ, मैं भी जी जी सहमत हूँ इस ओ, बात से। जी ओके राहुल जरे जी, शुक्रिया शुक्रिया ओके, आपका जुड़कर ओके, अपनी महत्वपूर्ण बातें शेयर करने के लिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कोई डिबेटी जो हैं जो डिबेट करना चाहते हैं वो बता दीजिए। भारत जी आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, गौतम बुद्धा आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। मैं लिंक फिर से शेयर कर दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, और जिनको भी डिबेट करना है वो डिबेटी जो हैं आ जाइए, आकर अपनी बातों को रखिए। ठीक है, आप जब तक आप अपनी बात को नहीं रखेंगे, जो आप बताना चाहते हैं वो खुल के बताइए। यहाँ पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपकी बातों को सुनने के लिए। तो ये एक मिनट, हाँ जिनको डिबेट करना है वो आप बता दीजिए। प्राइवेट चैट में भी आप लिख सकते हैं कि आपको इन मुद्दों पर डिबेट करना है, तो उनको जोड़ लिया जाएगा। चलें, ये भारत डिवाइस नॉट कनेक्टेड है अगेन आपका, और ये नरेश पटेल जी हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी नरेश पटेल जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ, नमस्कार सर। जय भीम सर। हाँ जी, हाँ जी नमस्कार, जय भीम जी, बताइए। हाँ सर, अभी ये जो बात चल रही थी, मैं इतना वो लीगल का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अब ये लोग जो है ना टिकटॉक और ये सब का भी यूज कर रहे हैं। इस पे भी ओके, ये इस टाइप का जो है ना वो थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के वो फैला रहे हैं कि भाई संविधान ये है, ये है, वो करके, है ना सर। तो मतलब ये हम्म, जनमानस पे ये एक छवि बना रहे हैं। और दूसरी चीज सर के एक एट्रोसिटी का जो कानून डायलूट हुआ था, पता है सर आपको? हम्म, तो उसका जो इम्पैक्ट हुआ था बहुत बड़ा हुआ था, हिंसा भी हो गई थी, बहुत सारी हिंसा। फिर हम्म, इसको कानून उसमें जो संसद में इसको पारित करना पड़ा था कि नहीं, ये कानून एज इट इज रहेगा। तो मैं इस बारे में तब से मैं एक ड्रीम देख रहा हूँ, और वो ड्रीम बहुत खतरनाक है सर। वो ओके, ड्रीम ये देख रहा हूँ कि जो हमारा भारत देश है उसका पार्टीशन हो रहा। उसमें हम्म, एक तो है कि इकोनॉमिक बेस पे कुछ लोगों के हाथ में दे देंगे ये लोग पूरा देश। और दूसरी हम्म, चीज मैं देख रहा हूँ पार्टीशन ये चीज पे हो रहा है कि जाति के आधार, क्योंकि एक इसकी वजह से क्या होगा कि दो वर्ग में लोग बंटवारा हो जाएगा, और एक दूसरे के विरुद्ध में इतना भयंकर गृह युद्ध हो जाएगा कि पूछिए मत सर। ये हम्म, होने वाला है सर। अगर ये सब चीज होने वाले हुए सर, मैं देख रहा हूँ ये सब। और इसके देखिए सर, आज से 10-15 साल पहले कि 20 साल पहले लोगों में इतनी सामाजिक जो समाज के बीच में जो गहराइयाँ थी वो इतनी नहीं थी। लोगों के प्रति इतनी जो घृणा और वैर भावना थी वो नहीं थी। लेकिन आजकल जो है वो सब ये बहुत सारा वो हो रहा है। देख के एक लोगों को बीच में जाति धर्म के बीच में ये जाति का ये धर्म का है, इसके पीछे ये वैर भावना जो है ना सर बहुत बढ़ गई। और ये परिणाम बहुत खराब आने वाला। मैं यही बात बोलने वाला। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं सर। हेलो नहीं सर। आपने जी बिल्कुल, जी। हाँ हाँ आपने सर सही बोलिए। कहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा है नरेश पटेल जी, आपकी बातें जो है करंट सिनेरियो यही चल रहा है, आपने सही कहा है। तो ठीक है, ओके नरेश जी। थैंक यू सर, जुड़ने के लिए थैंक यू। हाँ हाँ, ओके थैंक यू। अच्छा, कोई कोई डिबेटी हो जिनको डिबेट करना हो वो आप एक बार बता दीजिए, ताकि हम लोग यहाँ पे आपको जोड़ लें। अजय कनाडिया लिखते हैं, इनको डिबेट करना है। हाँ जी अजय कनाडिया। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड है, इतना मैं बैकग्राउंड साउंड नहीं बियर कर पाऊंगा। आप दोबारा ट्राई कीजिए, और साउंड जो है अपना क्लियर करके आइए। बैकग्राउंड साउंड साथियों नहीं होना चाहिए, वो मैं नहीं बियर कर पाऊंगा, समय भी नहीं दे पाऊंगा सही दोबारा करने के लिए। यहाँ पे रिवर्स स्विंग आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी रिवर्स स्विंग, बताएं क्या कहना चाहते हैं। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रिवर्स स्विंग, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
अच्छा, ये जब तक सुनते हैं तब तक यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स हम लोग देख लेते हैं। यू आर वर्ल्ड जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। धर्मवीर सिंह जी का भी सुपर स्टिकर है, आपका भी शुक्रिया। आलम प्रभु वताम्बे जी लिखते हैं जय भीम सर। हाँ जी, आपको भी जय भीम। हाँ जी, बताइए रिवर्स स्विंग, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, इनकी तो कोई भी साउंड ही नहीं आ रही है, तो चलें फिर, टाटा बाय बाय। और गौतम बुद्धा और पीयूष पासवान, आपकी डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रही है, आप डिवाइस कनेक्ट करें। राजा, अच्छा तो ये राजा चले गए। ये आकाश कोई आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी आकाश, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? जय भीम। हाँ जी, जय भीम। सर मुझे लगता है इनका संविधान बदलने की विचार नहीं, इनको जो मूल भावना है संविधान में, जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ना, उनको बदलना इनका मेन काम लग रहा है मेरे को, क्योंकि बार बार ये ऐसा बयान देते रहते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारत से जब देश बटा था तो पाकिस्तान बना, तो ये क्या उसी तर्ज पे हैं, उसकी कमी खलती है कि हमारा देश में भी कुछ इस्लामिक कानून में जैसे कट्टरता इस्लाम के कानून को प्रीफर करते, तो हमारे देश में हिंदू का कानून प्रीफर होना चाहिए, मनुस्मृति, ये चीज चाहते हैं, वो कमी खलती है, आप ऐसा ये ही कहना चाहते ऐसा हैं? ही ऐसा ही लग रहा है मेरे को कि इनको बार बार इनके धर्मनिरपेक्ष शब्द पे इनको इनके नेताओं के और आरएसएस के बयान भी आते रहते हैं इनके। ओके, अच्छा, आपका कोई हम्म। प्रश्न वगैरह है, आप और भी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं यही कहना चाहता कि इनका मेन उद्देश्य यही लगता है मेरे को शायद। ठीक है। हम्म। ओके ओके आकाश जी, चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भाई कहाँ गए ये डिबेट कमेंट वीर सब, आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। चले, ये राजा आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी राजा, बताए क्या कहना चाहते हैं, बताइए भाई राजा। देखिए, ये तो राजा भाग खड़े हुए ये हैं। ये बेचारा जो है, कमेंट वीर थे ये कमेंट वीर वाले थे, और जेएसआर वाले थे, और जुड़ते ही भाग खड़े हुए। अच्छा, इसके बाद से रोहित भाई कोई आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी रोहित भाई, बताएं आपका क्या कहना है? जी सर, जय भीम। हाँ जी, जय भीम। सर हम बताते हैं सर, इन लोग को क्या प्रॉब्लम है हम लोग से कि सर ये लोग तो पहले क्या करना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद सर वो इन लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एससी समाज जो हमारा है ना, उसमें सर एसी एक्ट लगा है जो सर, उसको ये लोग सोच रहे हैं सर हटा देंगे। और सर ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद ना सर, ये जो मुस्लिम लोग हैं वो सभी को सर ये लोग सोच रहे हैं हिंदू बनाने के बाद। और सर जो अपने देश से सर शिक्षा खत्म, ये लोग धीरे धीरे आप सर सुन ही रहे हैं कि कितने स्कूलों को इन्होंने बंद करवा दिया। उसके बाद सर जब हमारे बहुजन भाई जब सर पढ़ना बंद कर देंगे तो सर ये सभी को हिंदू बनाकर और सर ये सब फिर गुलाम बना लेंगे सर। इनको सर मेन दिक्कत सर AC 80 से है। एसी वो जो सर लगा है ना कि ये लोग नहीं मार सकते सर। अभी हमारे सर बहुजन भाई जो सर वो SC समाज से आते हैं सर, वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इनके सामने सीना टाइट करके चलते तो इनको अच्छा नहीं लगता है ना। मतलब आप ये बस कहना सर चाहते हैं कि जैसे जैसे ये लोग किसी के भी ऊपर मूत देते हैं, चाहे फ्लाइट हो जी चाहे सर। जमीन हो, कहीं पे भी जगह मूत देते हैं, तो वो आवाज उठ जाती है सोशल मीडिया में कि भाई तुमने मूत कैसे दिया, इसको ये सर इसको भाई इस पर कार्यवाही हो। तो इनको इस बात की दिक्कत आ रही है कि हम मूतना तो चाहते हैं, लेकिन उसके बाद से हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। AC SC हमको रोक रहा है। वो जो सर AC 80 लगता है ना SC समाज के लिए, हम्म हम्म हम्म। वही इनको रोक रहा है सर। वही वो हट जाएगा तो सर अपना करो मनमानी सर, भागवत गीता पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ। और सर ये जो देवराय है, ये जो बोल रहे थे ना सर, इनके ऊपर वो क्या बोलते हैं, एक हम वो क्या बोलते हैं, नेशनल जनमत 10 तक था वो शंभू हम्म। सिंह जी का। तो वो भी बता रहे थे कि ये देवराय जी से सब लोग पूछने लगे, सवाल करने लगे, तो उन्होंने बोला कि मैं अपना तर्क बता रहा हूँ कि सर ऐसा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान आना चाहिए। लेकिन उन्होंने माफी मांगी अभी। अच्छा, तो ये माफी मांगने वाली जो बात है ना, वो मोरल टीचर जी सही कह रहे थे कि लोग प्रयोग करते रहते हैं, देखते हैं कि जन जी सर। उबाल जो है कितना इनके पक्ष में गया है।
समझ रहे हैं जी ना? जी जी सर। और हमेशा हाँ जो ग्राफ है बार है वो चेक करते रहते हैं कितना ग्राफ उठा, फिर कुछ साल बाद फिर चेक करेंगे कि इनका समर्थन कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। क्यों मोरल टीचर जी? ब- जी जी सर, मैं इस पे देखिए रोहित भाई ये क्लियर कर दूं कि माफी ये जो विवेक देवराय जी हैं इन्होंने नहीं मांगी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने ट्वीट करके ये बोला कि वो इस बयान से खुद को अलग करते हैं। वो भी एक हफ्ते में, ओ, जब जी खूब उधम मच गया, बहुजन नेताओं ने खूब डांट लगाई, सबने स्टेटमेंट दिए, सोशल मीडिया पे सब लोगों ने मिलके काफी मचा दिया, ट्रेंड करा दिया, तब जाकर ये अब हुआ कि 2 दिन पहले 18 तारीख की घटना है कि इन्होंने, वो जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है उसने कहा कि हम विवेक देवराय के स्टेटमेंट से खुद को अलग रखते हैं, ये इनका निजी विचार है। विवेक देवराय ने भी कहा ये मेरा निजी विचार है। ये है पूरा जी मामला। सर। आप जी कह रहे हैं माफी, माफी नहीं मांगी, वो स्टेटमेंट से खुद को अलग कर लिया सरकार ने, क्योंकि वो सीधे प्रधानमंत्री से जी जुड़ रही थी बात जाके, और इस बात को लेकर हल्ला बहुत मच गया, और उन्हें प्रयोग जो था विफल हो गया एक तरह से, क्योंकि लोगों ने प्रतिक्रिया बड़ी गंभीर दे दी। तो उन्हें पता चला कि अभी जनमत बना नहीं है, अभी और प्रयास करने की जरूरत है। जी, इस तरह से हुआ। जी सर। और हमारा ये कहना था कि सर ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद सर हम लोग को फिर से वही गुलामी बना लेंगे। तो सर हमारे सामने तो यही रास्ता दिखा रहा है कि सर ये लोग संविधान, देखिए हम लोग संविधान से चलते हैं, ये लोग संविधान को मानते नहीं। तो सर हम लोग जब संविधान को लेकर चलेंगे, ये लोग संविधान को ही खा जाएंगे। तो सर हमें भी सर मजबूरन या तो इनका गुलाम बनना पड़ेगा, या तो फिर मतलब सर झगड़ा मार, वही जो गांधी जी किए थे, अंग्रेजों को मार भगाओ, यही करना पड़ेगा। नहीं नहीं, गांधी जी मार भगाओ वाला ऐसा कुछ काम नहीं किए थे। गांधी जी का अलग सिनेरियो है। गांधी जी तो हम्म, ये खैर उसको छोड़िए, वो अंग्रेजों चर्चा का मुद्दा नहीं है। अंग, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हाँ, अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा चला था उसमें तो सर अब गांधी जी को ज्यादा क्रेडिट देना सही नहीं है, थोड़ा इतिहास अलग है उसका। ठीक है रोहित जी, सर ओके ओके। सर सर एक मिनट, अब लग रहा है हाँ हाँ। हम बहुजनों को भी यही नारा देना होगा कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। दे रहे हैं, कुछ लोग दे रहे हैं। देखें, जी बात सर। यहाँ पे है कि जब एक देश में किसी को अच्छा, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा क्यों बुलंद हुआ था? क्या ऐसी दिक्कत आई थी कि ये बात चल रही थी? सर बताइए। क्योंकि वो लोग अत्याचार करने लगे थे हम लोग के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर तो ज्यादा ही। मतलब कैसा अत्याचार कर रहे थे ब्राह्मणों के ऊपर? वही सर, टैक्स वैक्स लगा देते थे सर। वो लोग जो भारत में सर 1000 साल सर राज किए, उनका राजगद्दी छीन गया और सर अंग्रेजों का राजगद्दी स्थापित होने लगा। तो इनको लगा कि हमारी सत्ता खतरे में है, तो अपना सर बहुजनों को भड़काना चालू कर दिए। नहीं 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 नहीं, आप पूरा मुद्दा अच्छे से नहीं जानते हैं। देखें, अंग्रेजों के समय में ही पूरा ब्राह्मण जो है वो सत्ता पे काबिज था। आप तमाम यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए, उस समय जितने जो पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर जितने भी थे उस समय के, सब ब्राह्मण थे ना। ये जितने टैक्स वैक्स जी वसूली करते थे सब ब्राह्मण थे। कुलकर्णी ब्राह्मण कौन होता था जो वसूली वसूली करते थे? वहां के जितने भी अंग्रेजों के समय में जितने अच्छे पोस्ट थे, सब पर ब्राह्मण काबिज था। समझ रहा है जी ना? सर। तो जी आपको ये बात समझना पड़ेगा कि उसके बावजूद भी अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा बुलंद हुआ, तो क्या सारे ब्राह्मण ये बात कर रहा था? नहीं। भारत की पहली जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, उसमें कितने ब्राह्मण ने और कितने क्षत्रियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, कितने ने अंग्रेजों का लड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, ये आपको जानकारी है? सर हमारे सभी बहुजन ही भाई लड़े थे, अंग्रेज क्या लड़े सर, ये ब्राह्मण क्या लड़ेंगे। ये तो सर सबसे बड़े हैं, ये क्या लड़ेंगे। और सर जो हमारा लड़ाई एक होती क्वेश्चन है ये ना, था। जहां लड़ाई होती है, जी जहां जान देने की बात आती है, आपको लगता है कि एक ब्राह्मण आगे खड़ा होगा? सर एक कभी लाला नहीं जाएंगे लाजपत सर ये। राय जो था, एक लाला लाजपत राय को डंडा पड़ा, उसकी मृत्यु हुई तो कितना बवाला हुआ। कौन जाके क्या मारा, किसकी हत्या हुई, कौन जाके बम फोड़ा, कौन जाके विदेश में जाके खोज खोज के मारा। क्यों? एक एक ऐसे व्यक्ति मर जाता है जो ब्राह्मणवादी है। आप जरा सोचिए, ऐसे कितने बहुजन लोग मर गए, कितनी लाठियां चार्ज हुई, कितनों को फांसी दे दी गई बहुजनों को, क्यों नहीं इतने सारे बवाला हुए? कभी सोचा है आपने? जी सर। नाम भी कोई नहीं दर्ज जी सर करता, नाम भी नहीं गिनता। तो हमें ये और बात सर हमारा समझने दो। की जरूरत है,
हाँ, ये बात को बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है कि वो अपनी एक चीज को इतना हाईलाइटेड करता है, सारा बहुजन भी उसी की बात को लेके वही सारी चीज में फंसा रहता है, उसी की बात हाईलाइटेड करते रहता है। जी समझ रहे हैं सर। ना? और हमारा एक हमें अपने जी जी। नैरेटिव और पहले सर समझने होंगे, उनके नैरेटिव पे नहीं चलना ना। हाँ बोलिए। जी जी सर, और हमारा एक क्वेश्चन था सर। एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। हिं- हिंदू धर्म को ही मानते सर, इनको हम बोलते हैं कि भाई इनका चैनल है देख लो, तो उनकी सर भावनाएं या तो हो जाती है, बोलते हैं अरे तुम ये हो वो, गाली देने लगते हैं, बोलते हैं भगवान आ जाएंगे तुम्हारा हत्या कर देंगे, ये कर देंगे। सर इनकी भावनाएं ही पता नहीं क्यों आहत हो जाती है सर। सच्चाई को जैसे ये लोग सब देखना ही नहीं चाहते हैं। देखें रोहित, रोहित भाई आप आए हैं, आप क्यों नहीं ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि ब्राह्मण हर पल हमारा भावना आहत कर रहा है? हर जी सर, बहुजन लेकिन हम हर पल इस बात को क्यों नहीं चारों बगल प्रचारित कर रहा है कि ब्राह्मण जो है हमारा भावना आहत कर रहा है? हर बहुजन को करना चाहिए। कहीं भगवत गीता पढ़ा मेरा भावना आहत हो गया। आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाते हैं? आप हर सोशल मीडिया पे हर जगह आप ट्रेंड चलाइए ना कि भाई मैं रामायण पढ़ा, वहां पे राम ने मेरी भावना आहत कर दी, सम्मुख वध कर दिया, एकलव्य का अंगूठा काट के मेरा भावना। आप हर जगह ट्रेंड चलाइए ना, वो तो कहता है। आप जब मुंह खोलते हुए कह रहा है तो वो इसलिए कह रहा है क्योंकि आप नहीं कह रहे हैं ना। समझ रहे हैं? जी सर। चोर जो होता है एक तो जी चोरी है, ऊपर से सीना जोरी। क्यों? क्योंकि वो सीना जोरी इसीलिए कर रहा है क्योंकि देख रहा है कि सामने वाला जो है वो तो कुछ बोल नहीं रहा है, तो हम चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। तो बहुजन जी सर। समाज को अपना नैरेटिव कब सेट करेगा? जब डिबेट होती है वो कहे, उससे पहले आप 10 बार उसको बता दीजिए ना कि तेरी हर चीज ही मेरी भावना आहत करने के लिए बनी है। आप सेट कर दीजिए उससे पहले। हाँ। जी सर। और सर हमारे एक ब्राह्मण मित्र है, उनसे हम एक बार बात किए तो वो बोल रहे हैं अरे भाई आप देखते हो क्या, ये मुस्लिम लोग का मदरसों में देखिए, ये लोग मदरसों में पढ़ाते हैं। और सिख लोग का ये जो सर जज होते हैं सर, वो जो बड़ा सा हॉल तरह का होता है ना, ईसाई धर्म का, ठीक, ठीक है वो लोग। ठीक है। हाँ तो रोहित वो भाई जी, ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक सर जा सर रहा है अब। ठीक है ना? सर एक मिनट, हाँ, एक कंप्लीट कर मिनट, लीजिए, थोड़ा एक कंप्लीट कर मिनट लीजिए, है। कंप्लीट कर लीजिए। तो सर ये इन लोग को संविधान से ये प्रॉब्लम नहीं कि सर इनको मुस्लिम को ये मिल गया, सिख को ये मिल गया, लेकिन हम हिंदुओं को नहीं मिला सर, यही सर इनको रोना आता है सर। जी ठीक सर। है ठीक है सर रोहित भाई जी। ओके ओके। जय। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें अब कौन डिबेटी आए हुए हैं। सोनम नाथ जी यहाँ लिखते हैं, हाय सर, आई एम इंटरेस्टेड इन मेंबरशिप, इज पेट्रॉन बेटर और यूट्यूब? पेट्रॉन बेटर है सोनम नाथ जी। आप पेट्रॉन पे मेंबरशिप ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। सिंपल सा है, patreon.com/science journey, उसको भी आप वैसे ओपन करके मेंबरशिप ले सकते हैं। डिटेल्स में जानना है तो साइंस जर्नी पे वीडियो 199 है, 199 नंबर, उसमें पूरे डिटेल से भी मैंने बताया है कि किस पर आप मेंबरशिप लेना बेहतर है, कैसे आप ले सकते हैं, या प्रॉब्लम अगर आती है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, तो वो आप देख सकते हैं। शुक्रिया आपका सोनम नाथ जी। और पुरुषोत्तम निकोशे जो हैं वो लिखते हैं, इनकी बाप की ताकत नहीं संविधान बदलने की, हम 85% हैं। हाँ पुरुषोत्तम निकोशे जी, बात आपकी सही है, पर हमें उसके साथ साथ हमेशा सतर्क भी रहने की जरूरत है। ये बात तो ठीक है, लेकिन हर पल जो है सतर्कता भी जरूरी है। जुडिशियस ह्यूमन लिखते हैं, सभी को जय भीम, संविधान बदलने का मतलब है उनको अंबेडकरवाद को जड़ से खत्म करना है। जब तक अंबेडकरवाद है तब तक समानता की बात होती रहेगी। ये भी पॉइंट आपका अच्छा है। क्यों मोरल टीचर जी, ऐसा नहीं लगता है कि इनको भविष्य में ऐसा लग रहा है कि अम्बेडकराइट्स जो हैं एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं, और जो किसी भी पूर्वाग्रह दुराग्रह के अलावे वो रेशनल होंगे? क्या इनको इस बात का डर सता रहा है, या इस बात को भी डर सता रहा है कि कहीं भारत में बाबा साहब के पथ पर चलते हुए कहीं लोग बुद्ध को मानने वाले भी न तैयार हो जाएं और देश में एक बार फिर बुद्ध की राह पर न चल पड़े? जी। जी जी। जी बिल्कुल सर, मूल लड़ाई वही चल रही है। मैं हमेशा यही मानता हूं, जैसा कि हमारे कई महापुरुषों ने भी कहा कि देश में मूल लड़ाई तो वही है, अंबेडकरवाद बनाम ब्राह्मणवाद, यही लड़ाई है। बाकी सारे नैरेटिव जो हैं सांप्रदायिकता के नैरेटिव हैं, वो तो झूठे हैं। केवल जो अंबेडकरवादी लोग हैं, इन्हें बरगलाने के लिए, हमारे बहुजनों को बरगलाने के लिए इन्होंने 100 नैरेटिव सेट कर लिए, इसमें एक सांप्रदायिक नैरेटिव भी है। ठीक, लेकिन वास्तविक लड़ाई जो चलती है इस देश में, जो चल रही है लंबे समय से, वो अंबेडकरवाद बनाम ब्राह्मणवाद ही है।
और इसमें इनका षड्यंत्र क्या है कि जो हमारे बहुजन लोग हैं उन्हें अम्बेडकरवाद से कैसे दूर रखें, चाहे बाबाओं को छोड़ के, चाहे धार्मिक आयोजन करके, चाहे निरंतर पूजा पाठ और तामझाम करके हमारे बहुजनों को बरगला के रखें, ताकि वो अपने वास्तविक महापुरुष अम्बेडकर जी को जान ना पाए और उनके महत्व को ना समझ पाए। लेकिन सर मैं ये समझता हूँ सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने वो दरवाजे खोल दिए हैं कि आने वाले 50-100 सालों में सारे बहुजन बाबा साहब को जानेंगे। और मैं एक बात और हमेशा ये कहता हूं कि ये जो 21वीं सदी थी इसमें बाबा साहब के साथ उतना न्याय नहीं किया, लेकिन आने वाली सदी में भारत के सबसे बड़े महापुरुष बाबा साहब होंगे, क्योंकि जब लोग इस चीज को समझेंगे कि सामाजिक न्याय क्या है, समानता क्या है, शिक्षा क्या है और किसने ये दी है, तो निश्चित रूप से आने वाली सदी बाबा साहब को सबसे बड़े महापुरुष के रूप में पहचानेगी। तो ये मैं मानता हूं कि ये सूचना प्रौद्योगिकी ये बहुजनों के लिए वरदान है, बिल्कुल एक सबसे बड़ा हथियार है, औजार है। हम सही से इस्तेमाल करें तो हम वो सारे काम कर सकते हैं जो अभी तक हम अपने लोगों तक रीच नहीं कर पा रहे थे, अपनी बातें नहीं पहुंचा रहे थे, बहुजन महापुरुषों के विचार नहीं पहुंचा पा रहे थे, हम ये सब कर सकते हैं। तो ये हमें इसका उपयोग करना चाहिए। जी सर। जी, मतलब कहने का मतलब यह है कि अम्बेडकराइट को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी वाद हैं वो एक डिपार्टमेंट की तरह हैं जो एक साथ हैं। बस वो क्या करते हैं कि इसमें से एक बॉस बन जाएगा, 2 साल बाद 5 साल बाद हम बॉस बन जाएंगे, चलो अगले 5 साल बाद तुम्हारा शिफ्ट है, अगर तुम्हारा शिफ्ट है। लेकिन उनमें जो वैचारिक समाज में जो गंदगी वो है उनको हटाने से नहीं मतलब है, वो सारे एक ही डिपार्टमेंट के हैं, यही मतलब हुआ ना इसका। और अम्बेडकराइट जो है पूरे ढांचे को बदलने की बात करता है, जो खराबियां हैं उन पर भी काम करने की बात करता है। और ये डिपार्टमेंटल लोग जो हैं उनको बाकी के ढांचे से कोई मतलब नहीं है, ये अपना सत्ता का ट्रांसफर आपस में कर लेते हैं, ये यही मतलब हुआ ना इसका। जी 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 मोरल बिल्कुल टीचर। बिल्कुल आपने बिल्कुल सटीक बात कही कि ये बाकी के लोग हैं, ये सब नागनाथ सांपनाथ भाई भाई हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। इस देश में एक ही विचारधारा है जो भारत की ये जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध खड़ी हुई है, वो है अम्बेडकरवाद की विचारधारा। और मैं कई बार इसे सर परिभाषित भी करता हूँ। लोग पूछते हैं अम्बेडकरवाद है क्या, लोग साधारण रूप से ये समझते हैं कि समानता की बात करना, सामाजिक न्याय की बात करना, ये अम्बेडकरवाद है। मैं कहता हूँ अम्बेडकरवाद इससे बड़ी विचारधारा है। विज्ञानवाद, तर्कवाद, भारत में विज्ञानवाद, तर्कवाद और भारत में बौद्धिकता, इन सब के पीछे भी जो मूल विचारधारा है वो अम्बेडकरवाद ही है। और यही विचारधारा आगे भारत के भविष्य को भी निर्धारित करेगी। भारत भविष्य में भी जो भी वैज्ञानिक तार्किक प्रगति करेगा तो वो अम्बेडकरवादी विचारधारा ही रहेगी, कोई इसे स्वीकारे ना स्वीकारे। जब इस देश में कोई तार्किक होता है, विज्ञानवादी बात करता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से सही वो बाबा साहब की ही बातें करता है। ये सारी विचार बाबा साहब से ही निकल कर आते हैं। तो ये है अम्बेडकरवाद, वो सभी जगह अप्लाई होता है। जी सर। जी ओके, शुक्रिया, बहुत खूबसूरत उत्तर। और यहाँ पे श्री कृष्णन जी का सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे डॉक्टर स्ट्राइकर लिखते हैं जय भीम एंड एम टी सर। हाँ जी, आपको भी जय भीम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें अब कौन आए हैं डिबेट के लिए। ये मेरे ख्याल से आकाश से तो बात हो गई थी ना, इनसे बात हो गई थी। कुमार गौतम आए हैं, इनको ऐड करता हूँ। हाँ जी कुमार गौतम जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। आपके तरफ से नहीं, बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा है आपके तरफ से। अच्छा, एक सेकंड। ओके, आप थोड़ा सा समय ले लीजिए, अपनी डिवाइस सही से कनेक्ट कीजिए, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड साउंड है। मैं इसके बाद से आपको दोबारा मौका दूंगा। तब तक हम किसी और को ले लेते हैं। भारतीय विकास आए हैं, इनको मैं ले लेता हूँ। हाँ जी भारतीय विकास, बताएं क्या कहना चाहते हैं। अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए। भारतीय विकास, अच्छा ये तो चले गए हैं, ये चले गए तो कोई बात नहीं। और इसके बाद से तन्मय पैडल आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी तन्मय पैडल, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी मेरा बोलिए, आवाज आ रहा है? क्या कहना आ रहा है, आपकी आवाज सर आ मेरा रही बस एक ही सवाल था, छोटा सा होता, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा सर। अब सर ये ब्राह्मणवाद इतना ज्यादा फैला हुआ है, तो आपको क्या लगता है सब मतलब फ्यूचर में ब्राह्मणवाद खत्म होगा या क्या होगा इसका? आप ब्राह्मण हैं? नहीं, मैं एक शिव। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे अभी मैं खुद कंफ्यूज है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मतलब बहुत सारे लोग ब्राह्मणवाद फैलाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो
ब्राह्मणवाद के भी अगेंस्ट कहते हैं, तो लाइक आई एम कंफ्यूजन, मैं कंफ्यूज हो रहा। अच्छा, मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम अगर आपको पता चल जाएगी तो आप सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए क्या कदम सोल्यूशन उठाएंगे? के लिए हम्म। सोल्यूशन के लिए अगर सोल्यूशन होगा तो मैं जरूर कदम तो मैं जरूर उठाऊंगा। अभी अभी तो मेरी ज्यादा, अभी तो मुझे पढ़ाई अच्छा पे ध्यान देना होगा, अच्छा, अभी तो एक मेरी बात इतनी उम्र बताइए भी मुझे। अच्छा, एक नहीं। बात बताइए, बाबा साहब का नाम आप जानते हैं? वो तो मैं, वो उनकी वजह से तो मैं अभी यहाँ हूँ, अच्छा, ठीक नहीं है। तो मैं कहीं तो बाबा मेरी। बाबा साहब जब स्कूल में जाते थे तो उनके समय का जो परिदृश्य था और आज का जो परिदृश्य है, इसमें आपको कुछ अंतर दिखाई देता है? बाबा साहब के पहले और अभी, अभी तो मतलब बहुत मतलब, अभी मतलब पहले, जब बाबा साहब के पहले मतलब इतना सारा जातिवाद था, लोगों को मतलब जो बहुजन समाज था उन लोगों को पढ़ने की ना कुछ मतलब बहुत मतलब सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसके बाद बाबा साहब आए, फिर उन्होंने, उनकी वजह से आज मैं एक अच्छे से कॉलेज में पढ़ पा रहा हूँ। ओके ओके, तो मतलब आप ये मान के चलते हैं कि बाबा साहब ने सिनेरियो को चेंज किया। आप ये मान के चलते हैं ना हाँ बहुत, कि हाँ बहुत चेंज बहुत, किया? तो जब बाबा साहब हाँ इस सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं तो आप बाबा साहब का अंश हो के उस सिनेरियो को चेंज करने के लिए अपनी जी जान क्यों नहीं लगा सकते? जी। अच्छा, ये बताइए, सही बात राजा जब लड़ता है और सैनिक होते हैं, जी जान से कौन लड़ता है, राजा या सैनिक? है। दोनों। दोनों लड़ते हैं ना, लेकिन फिर भी घाव हाँ खाने के लिए आगे तो सैनिक रहता है, हाँ रहता है ना। तो जब हम सब सैनिक हाँ। हैं, हम सब जब सैनिक हैं, तो बाबा साहब जो करके गए हैं, हम लोगों को तो उनसे भी ज्यादा एफर्ट लगा के काम करने की जरूरत है ना। हमें ये थोड़े सोचना है कि खत्म होगा जी नहीं होगा। अब हमको किसी ने बता दिया कि नहीं खत्म होगा, तो हम यही सोच के बैठ जाए कि नहीं खत्म होगा, तो हम लड़ाई क्यों करें? तो क्या हम बाबा साहब जो है, जो काम करके गए थे, उस काम को छोड़ दे, हम बैठ जाए? भाई, बाबा साहब को भी तो ये बात किसी ने बताया होगा ना कि अरे क्या कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने समय से चला आ रहा है, ये चल रहा है, लेकिन बाबा साहब ने तो सिनेरियो उखाड़ के फेंक दिया। जी तो प्रश्न ये नहीं जी है कि रोग क्या है, प्रश्न ये है कि रोग जब पता है तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? कोरोना आया तो कोरोना पर चर्चा हुई या उसकी दवा मेडिसिन बनाने के लिए चर्चाएं हुई, या साइंटिस्ट उसको मेडिसिन को बनाने में जुटे जुटे कि नहीं जुटे? इंजेक्शन वैक्सीन वगैरह तैयार करने की बात चली कि नहीं चली? चली ना। जी जी। चलिए चलिए। प्रॉब्लम जब पता है तो सॉल्यूशन की बात करनी चाहिए ना हमें। अब कोई कहे कि नहीं जी कोरोना खत्म ही नहीं होगा, भाई हमको आप बताइए कोरोना खत्म होगा कि नहीं होगा, इतने लोग मर रहे हैं, अब ये सोच के कोई अब उसका जी इलाज की बात ही नहीं कर रहा है। तो हमें दरअसल ना जी जी जान से जो चीजें हमारे भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए, यहाँ के बहुजनों के भविष्य के लिए जो जरूरी है, उसके लिए तन मन धन से जी जान से जुट जाना है। और जो संगठन काम कर रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ जाइए ना। आप अकेले तो नहीं जी बदल सकते हैं, आप उनमें जुड़िए, काम का हिस्सा सीखिए, डेडिकेशन दीजिए। तो आप कुछ भी काम कीजिए अपने जॉब पर्पज से, लेकिन कुछ समय लगा के अपने संगठन को मजबूत बनाइए ना। संगठन रहेगा, आप संगठन के लिए काम करेंगे, संगठन आपके लिए काम करेगा। तो सवाल ये नहीं है कि जी खत्म होगा कि नहीं होगा, सवाल ये है कि हमने अपना कितना समय और अपना कितना श्रम जो है अपने समाज के लिए दिया, हमने क्या किया। एंड ऑफ द डे, जिस दिन आप आखिरी सांसों पर होंगे, उस दिन आप सोच रहे होंगे कि अपने जिंदगी में, ये पूरी जिंदगी हमने जिया और इस दुनिया में मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ। आपके पास कुछ यादें होनी चाहिए, आपके पास यादें होने चाहिए कि जी मैंने कम से कम 10 लोगों को बदल दिया, कम से कम 100 लोगों को बदल दिया, लाखों को इन्फ्लुएंस किया, करोड़ों को इन्फ्लुएंस किया। कुछ तो याद आपके मन में होना चाहिए ना, एक एक आत्म जो संतोष होता है आपके अंदर का, वो तो होना चाहिए ना। तो छोड़िए जी क्या खत्म होगा नहीं होगा, आप जुड़ जाइए, तन मन धन से जुड़ जाइए और देखिए कैसे ही खत्म नहीं होगा। ठीक है ना, चले फिर। ओके तन्मय। जी। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी। अच्छा। साथियों, आज के लिए इतना ही।
आज की स्ट्रीम कैसी रही ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस स्ट्रीम की बाकी प्रोग्राम आगे देखेंगे। धन्यवाद।